Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now from today we are starting the discussion of the question paper of Intermediate Macroeconomics 1 for BA Economics Honors Semester 3 Delhi University, and this is question paper of 2025. इसका फर्स्ट पेज मेरे पास है नहीं तो मैं सेकंड पेज से स्टार्ट कर रहा हूँ। इंटरमीडिएट मैक्रोइकोनॉमिक्स 1 सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स डीयू का पेपर है 2025 में जो हुआ था। सेक्शन ए जो होता है वो एमसीक्यूज होते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज के मैक्रो में। ठीक है, तो ये हम आज सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे अपना। 30 मार्क्स का सेक्शन है, 15 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो देखिए क्या कह रहे हैं आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली इसका, more stringent antitrust laws in the wage setting price setting model are likely to lead to। देखो, जब एंटी ट्रस्ट लॉज को ज्यादा टफ बनाया जाता है तो फर्म के लिए मोनोपोली पावर कम हो जाती है, और जब फर्म की मोनोपोली पावर कम होगी तो फर्म का प्रॉफिट मार्जिन जो है म्यू वो कम हो जाता है। प्रॉफिट मार्जिन कम होने का क्या असर होगा, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे। मोर स्ट्रिंजेंट लॉज से द मोनोपोली पावर विल रिड्यूस, ये कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन म्यू विल रिड्यूस, म्यू रिड्यूस करेगा। तो जब प्राइस सेटिंग रिलेशन होता है क्या होता है, प्राइस सेटिंग रिलेशन W by P is equal to 1 by 1 plus mu। as mu falls, प्राइस सेटिंग रिलेशन शिफ्ट्स अपवर्ड्स, अपवर्ड शिफ्ट करेगा ये। ठीक है, देखिए ये इनिशियल हमारे पास प्राइस सेटिंग रिलेशन था, ये वेज सेटिंग रिलेशन है। दिस वाज इनिशियल इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E1, अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट था UN। हम यहाँ पे लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और वर्टिकल लेते हैं क्या, रियल वेज, ये बात जानते हैं आप। अब जब स्ट्रिंजेंट एंटीट्रस्ट लॉज होंगे तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, उससे म्यू फॉल करेगा तो प्राइस सेटिंग शिफ्ट करेगा अपवर्ड्स। PS विल शिफ्ट अपवर्ड्स फ्रॉम PS टू PS1, और इससे होगा ये इक्विलिब्रियम जो है इट विल मूव फ्रॉम E1 टू E2। ये मूव करने से क्या होगा, रियल वेज बढ़ जाएगी, रियल वेज विल इंक्रीज एंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल फॉल, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करेगा, रियल वेज बढ़ेगी। ऑप्शंस क्या है देखते हैं। हायर मार्कअप, हायर प्राइसेस, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं जी, मार्कअप तो कम हो रहा है यहाँ पे, मार्कअप क्या हो रहा है यहाँ पे, कम। लोअर मार्कअप, लोअर प्राइसेस एंड हायर एम्प्लॉयमेंट, मार्कअप कम हो रहा है, बिल्कुल सही है। और मार्कअप कम होने से क्या होगा, प्राइस क्या होता है, पी होता है P इज इक्वल टू W इंटू 1 प्लस म्यू। तो अगर म्यू फॉल करेगा तो प्राइस भी फॉल करेगा, तो लोअर प्राइसेस प्राइस फॉल करेंगे, इसलिए रियल वेज बढ़ रही है। W बाई P में जब P फॉल करे तो रियल वेज बढ़ रही है। एंड अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, आपने देखा ना यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या कर रही है, फॉल कर रही है। एज अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स एम्प्लॉयमेंट राइजेस। ये सब बातें मुझे लिखनी होंगी, मैं लिख दूंगा। ये भी सही है, तो बी इज द राइट आंसर। हायर मार्कअप नहीं है, जो लोअर मार्कअप है तो गलत है। नो चेंज मार्कअप ये भी गलत है, हायर मार्कअप तो ही गलत। तो A C D तीनों गलत है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2-3 लाइंस लिखनी होती है बस खाली हमको, तो मैंने बताया आपको क्या क्या आपको लिखना, चाहे डायग्राम बना दीजिएगा। और 1-2 लाइन जो मैंने बताई है, मार्कअप जो है रिड्यूस करेगा, मार्कअप रिड्यूस करने से प्राइस सेटिंग अपवर शिफ्ट करेगा। और मैंने बताया क्या, प्राइस क्या होता है, प्राइस होता है W इंटू 1 प्लस म्यू, मार्कअप फॉल करेगा तो प्राइस भी फॉल करेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन कह लीजिए। अ नेगेटिव सप्लाई शॉक। नेगेटिव सप्लाई शॉक क्या होता है, जब सप्लाई कम हो रही है, भाई ऑयल प्राइस बढ़ गया, जैसे यूएस ईरान की लड़ाई चल रही है अभी, तो इससे क्या हो रहा है, वर्ल्ड में प्रोडक्टिविटी घट रही है, ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉस्ट बढ़ रही है, तो लोग जो है कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, या कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, तो सप्लाई शॉक इन वजह से नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव सप्लाई शॉक से क्या होता है, सप्लाई कम होती है तो एग्रीगेट सप्लाई का अपवर्ड शिफ्ट करती है। ठीक है, इसमें इतना ही लिखा है नेगेटिव सप्लाई शॉक, तो उसी से मुझे निकालना है। ये मेरी एग्रीगेट डिमांड है, ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई है, AS/AD। जब नेगेटिव सप्लाई शॉक होगा तो AS कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड्स फ्रॉम AS टू AS1, अपवर्ड शिफ्ट करेगी तो क्या होगा, उससे उससे मेरा आउटपुट फॉल करेगा, आउटपुट विल फॉल। और जो यहाँ पे प्राइसेस है, प्राइस विल राइज, प्राइस राइज करेगा, आउटपुट फॉल करेगा, प्राइस राइज करेगा, ये तो होगा। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्या है।
इंक्रीज इन आउटपुट हंसी आ रही सोच के, इंक्रीज कैसे होगा, आउटपुट तो बढ़ नहीं सकता, ये तो गलत है। इंक्रीज इन आउटपुट, रिडक्शन इन आउटपुट, इंक्रीज इन प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल सही है जी, क्योंकि जब आउटपुट कम होता है ना, देखो फॉल इन आउटपुट से क्या होता है, हम प्रोडक्शन पढ़ते हैं y इज इक्वल टू n, तो अगर आउटपुट फॉल करेगा इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी फॉल करेगी, आउटपुट फॉल करेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी फॉल करेगी, और एम्प्लॉयमेंट फॉल करने का मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट राइज करेगी। भाई अगर 100 लोग हैं और उनमें से 90 एम्प्लॉयड थे, 10 अनएम्प्लॉयड थे, अब एम्प्लॉयमेंट फॉल कर गई तो 80 एम्प्लॉयड है तो 20 अनएम्प्लॉयड हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो बी इज द राइट आंसर। सी में कह रहे रिडक्शन इन आउटपुट, राइज इन प्राइस विद नो इम्पैक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, ये पार्ट जो है ये गलत है, ये गलत पार्ट है। इंक्रीज इन आउटपुट तो हो ही नहीं सकता इस केस में, तो ये भी गलत है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने डायग्राम बना दिया, लिख दिया, क्या लिख दिया जी कि नेगेटिव सप्लाई शॉक से AS curve will shift upwards, equilibrium will move from point 1 to point 2, consequently price will rise, output will fall, fall in output will lead to fall in employment and which will lead to increase in unemployment, so B is the right answer. Next कह रहा है third question, according to Tobin's Q theory a firm is more likely to invest in new capital when, firm new capital में कब invest करेगी। देखो ये क्वेश्चन जो टॉबिन्स क्यू क्या होता है ना, इसमें मतलब बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। टॉबिन्स क्यू क्या कहता है, टॉबिन क्यू है क्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल डिवाइड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यही होता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखिए आपने ये देखा जी कि अगर Q मोर देन 1 है, यानी मार्केट वैल्यू इंस्टॉल्ड कैपिटल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट से ज्यादा है, यानी आज मैं जो चीज खरीदूंगा उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा मुझे मिलेगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से, तो मेरे लिए खरीदना फायदेमंद है। मैं कोई कैपिटल अगर आज लगाता हूं तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से मार्केट वैल्यू ज्यादा, आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसकी 80,000 है, मगर मार्केट वैल्यू उसकी 1.5 लाख हो जाएगी, तो ऐसे में आपको लगता है कि मुझे नई मशीन खरीदना बेनिफिशियल है। क्यों, अगर मोर देन 1 है यानी मार्केट वैल्यू ज्यादा, तो आप नया इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर क्यू कम है तो नया इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आप स्टॉक मार्केट में जाके कोई कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसको बाय कर लेते हैं, या उसमें आप कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हैं अपना, कि नया कैपिटल में क्यों लगाऊं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वहां एक आदमी अपना पैसा निकाल रहा है, दूसरा लगा रहा है, आप उसकी हैट अपने सिर पर रखें, इसकी टोपी उसके सिर हो रहा है खाली। लेकिन आप नया पैसा कब लगाते हैं, जब क्यू मोर देन 1 होता है, मार्केट वैल्यू इंस्टॉल्ड कैपिटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट से बड़ी आती है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल इज लोअर देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये गलत है जी, ज्यादा होनी चाहिए। मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल इज इक्वल टू, यहां तो मैं इंडिफरेंट टू, मैं क्यों लगाऊं कैपिटल, कोई फायदा नहीं लगाने का। और सी कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल इज हायर देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एग्जिस्टिंग का ये इंस्टॉल की एक ही बात है, सी इज द राइट आंसर। इंटरेस्ट रेट जीरो नहीं जी, इंटरेस्ट रेट का कोई काम नहीं है इसके अंदर, तो थर्ड क्वेश्चन का सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, if the policy maker attempt to reduce unemployment below the natural rate using expansionary policy, rational expectations theory predicts, देखो अगर पॉलिसी मेकर चाहता है कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर दूं, नेचुरल रेट से नीचे ले जाऊं अनएम्प्लॉयमेंट को, और इसके लिए वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाता है अगर, तो उसमें क्या होगा। आप जब भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाएंगे ना, तो पहले तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। क्या होगा, देखो आपने पॉलिसी लगाई अगर, ये आपकी एग्रीगेट डिमांड थी, ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई थी, तो आपकी मॉनेटरी एक्सपेंशन से एडी शिफ्ट करेगी अपवर्ड्स टू द राइट, फ्रॉम एडी टू AD1 चली जाएगी, एडी शिफ्ट कर गई। इससे शॉर्ट टर्म में नजर आएगा आपको कि आपका जो आउटपुट है वो राइज कर जाएगा, Y से Y1 पे आ जाएगा शॉर्ट टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको नजर आएगा आपका आउटपुट राइज कर रहा है, मगर फिर वर्कर्स इस बात को एंटीसिपेट कर लेंगे कि आपने जो मनी सप्लाई बढ़ाई है उससे उनको जो वेज इंक्रीमेंट मिला है उतना तो प्राइस ही बढ़ गया है, तो उनको रियल टर्म्स में कोई वेज इंक्रीमेंट मिला ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपनी लेबर सप्लाई जो बढ़ाई थी उसको कम कर लेंगे। कम कर लेंगे तो एएस अपवर्ड शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगी, और ये कब तक शिफ्ट करेगी, जब तक आप यहां ना पहुंच जाए, जितना बड़ा था आउटपुट उतना ही कम ना हो जाए। ठीक है, आउटपुट वापस वाई पे आ जाएगा, तो आउटपुट चेंज नहीं होगा मगर प्राइस बढ़ जाएंगे। देयर इज नो चेंज इन द आउटपुट बट प्राइस विल राइज, आउटपुट में कोई चेंज, पहले आउटपुट बढ़ेगा
फिर कम हो जाएगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। कह रहे हैं कि अ परमानेंट फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। अ टेम्पररी बूम विदाउट इन्फ्लेशन, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस पॉइंट से यहां से पॉइंट्स को मैं 1 बोलता हूं और यहाँ 2 बोलता हूँ, 1 से 2 के तो भी प्राइस कुछ तो बढ़े ही हैं, तो प्राइस थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही, ये भी गलत है इसलिए विदाउट इन्फ्लेशन। सी कह रहे राइजिंग इन्फ्लेशन विदाउट लास्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट गेन, बिल्कुल सही है, इन्फ्लेशन तो बढ़ गया मगर आउटपुट नहीं बढ़ा, आउटपुट नहीं बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कम हुई। ये पूरा लॉजिक देना पड़ेगा हमको। क्या देना पड़ेगा जी? इफ पॉलिसी मेकर इंक्रीजेस द money supply, it will shift the aggregate demand upward to the right from 80 to 81. In the short run, output will rise from Y to Y1, but in the long run, workers will realize that the increase in money supply has also increased the price level. So in the real terms, their wages have not changed, so they will reduce their labor supply, output will fall again, AS will start shifting upwards from AS to AS1 until it reaches point number 3. Output will fall back at its natural level yn, while prices will rise from P to P1. तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा बट आउटपुट चेंज नहीं होगा, विच मीन्स एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होगा, विच मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होगा। ये कह रहे स्टेबल फिलिप्स का रिलेशनशिप, नहीं जी, ठीक है, ये भी नहीं है, क्योंकि तो लॉन्ग रन में आपको थोड़ा वेरिएशन तो रहता ही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग can increase the short term cost of disinflation? देखो डिसइंफ्लेशन समझते हैं ना क्या होता है? जब सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश करता है तो वो डिसइंफ्लेशन होता है। और आपने पढ़ा है एक सैक्रिफाइस रेशियो है। सैक्रिफाइस रेशियो में क्या होता है कि अगर आप इन्फ्लेशन कम करना चाहेंगे तो कुछ समय के लिए आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। वो आपने पढ़ा है पॉइंट ईयर ऑफ एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कंसेप्ट पढ़ा है आपने सैक्रिफाइस रेशियो का, कि इफ अ सेंट्रल बैंक विशेस टू रिड्यूस the inflation, then it has to bear high unemployment for some period. उसका एक इक्वेशन। अब ये कह रहे हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है कब ज्यादा होगी, यानी जो कॉस्ट ऑफ डिसइंफ्लेशन है कब ज्यादा होगी। कॉस्ट ऑफ डिसइंफ्लेशन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कब बढ़ेगी देखते हैं। हाई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस दैट एडजस्ट टू लर्निंग मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है जी। अगर लोगों को लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, भले ही आप कोशिश कर रहे हैं कम करने की, लेकिन लोगों को लगता है इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। देखो परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देखिए अभी पिछले साल क्या हुआ, दिवाली के आसपास, दिवाली से कुछ पहले 2025 में गोल्ड जो था वो 1 लाख रुपीस पर 10 ग्राम चल रहा था, ठीक है, एक रियल डेटा से आपको समझाता हूँ बात। गोल्ड चल रहा था 1 लाख रुपीस पर 10 ग्राम, और उससे कुछ और 2 महीने पहले जाए तो वो 60-70 हजार रुपए की रेंज में चल रहा था, 60-70,000 रुपीज पर 10 ग्राम चल रहा था। 2-3 महीने में वो 1 लाख रुपए आ गया। अब जब वो 1 लाख रुपए आ गया तो लोगों को परसेप्शन हुआ कि अब ये और बढ़ेगा, तो 1 लाख से 1.25 लाख हो गया, कुछ समय 1 महीने बाद 1.5 लाख हो गया, 1.75 लाख हो गया, 1.8 लाख तक चला गया। तो परसेप्शन इंपॉर्टेंट होती है। जब लोगों को लगता है कि ये चीज महंगी होने वाली है, उसको और खरीदने लग जाते हैं, भागते हैं उसके पीछे, और डिमांड बढ़ने से उसका प्राइस और बढ़ता जाता है। तो अगर लोगों की हाई इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हैं तो आप देखिए, आप डेटा चेक कीजिएगा, 1 साल के अंदर गोल्ड 60-70 हजार से 1.8 लाख चला गया। ये इसका एकदम लाइव एग्जांपल है कि जब लोगों को हाई इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उस समय इन्फ्लेशन कम करना किसी के बस का नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये एक बहुत एप्रोप्रिएट पॉइंट है। यहाँ पे डिसइन्फ्लेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, सही है बात। है मैं भी इसको अभी मार्क नहीं करता हूँ, आगे पढ़ ले, मैंने आगे पढ़े नहीं, मतलब ये बात सही है, हो सकता है इससे ज्यादा सही बात भी हो कोई। क्रेडिबल सेंट्रल बैंक, नहीं सर, क्रेडिबल सेंट्रल बैंक होने से तो डिसइंफ्लेशन की कॉस्ट कम हो जाती है। लुकास क्रिटिक का आर्गुमेंट यही है, क्रेडिबिलिटी आर्गुमेंट के बिना किसी कॉस्ट के आप इन्फ्लेशन कम कर सकते हैं। तो क्रेडिबल अगर सेंट्रल बैंक होगा तो कॉस्ट तो लगेगी ही नहीं, बढ़ने की तो बात ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। रैपिड डिक्रीज इन ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने चलाकी कर दी। चलाकी क्या कर दी, ध्यान से पढ़ो। मनी सप्लाई कम नहीं करी, मनी सप्लाई कम नहीं करी, डिक्रीज किस में करा है, ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई। बच्चे ही फंस जाते हैं, मनी सप्लाई कम नहीं किया, क्वेश्चन ने कहा मनी सप्लाई कम नहीं करे, ग्रोथ रेट कम कर रहे हैं सिर्फ। तो मनी सप्लाई कम करने से ही तो होगा ना, आप अगर मनी सप्लाई कम करेंगे तो उससे आपका इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई कम नहीं किया, उसका ग्रोथ रेट कम किया, तो इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं है। फिर कह रहे हैं सप्लाई साइड पॉलिसीज एम्ड एट इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, सर ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे
आउटपुट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस तो अपने आप फॉल कर जाएंगे। जब ज्यादा सामान मार्केट में आएगा तो सेलर्स को बेचने के लिए, सप्लायर्स को बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा, तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएंगे। तो ए इज अ राइट आंसर। तो हमने पहले जो मार्क किया था वो सही है, ए राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं सपोज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आर एंकर्ड ड्यू टू अ क्रेडिबल मॉनेटरी पॉलिसी। जब मैं पढ़ाता रहा था ये टॉपिक आपको तो मैंने बार बार इसका जिक्र किया था। एंकर्ड, एंकर्ड इन्फ्लेशन, एंकर्ड क्या है? देखो इंडिया में हम जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वहां पे हम एक पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, कर रखी है हमने, क्या कि हमारा सेंट्रल बैंक की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका स्ट्रक्चर में ज्यादा नहीं जा रहा अभी, उसकी 2 महीने में मीटिंग होती है और हमारे पास एक इन्फ्लेशन का बैंड है 2% से 6%। हमें चाहिए 4% मगर 2 से 6 के बीच में चाहिए। और अगर 6 से ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कम करने के लिए मनी इंटरेस्ट रेट्स को, रेपो रेट वगैरह जो हमारा पॉलिसी रेट है रेपो रेट, उसको बढ़ाते हैं। और अगर 2% से नीचे जाता है तो रेपो रेट को कम करते हैं, या बैंड में भी है अगर तो सेंट्रल बैंक अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, उसको इन्फ्लेशन इस रेंज में ही रहे, कम ज्यादा ना हो जाए इस रेंज से। तो जब एंकर्ड है यानी आप एकदम बंधे हुए हैं इस नियम के साथ, एंकर मतलब क्या, यू आर टाइड टू द रूल, आप रूल से टाइड हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपको पता है सेंट्रल बैंक जो है वो इन्फ्लेशन को बढ़ने ही नहीं देगा। सिंपल सी बात है, व्हेन यू आर टाइड टू द रूल, एंकर्ड, अगर आपका इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंकर्ड है मतलब सेंट्रल बैंक इज टाइड टू द रूल, वो बंधा हुआ है इस रूल के साथ, तो वो इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं देगा, घटने में नहीं देगा, बढ़ने में नहीं देगा। तो ऐसे में क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशियो को क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेक्रीफाइस रेशियो तो ना के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिबिलिटी आर्गुमेंट आ गया ना, क्रेडिबिलिटी आर्गुमेंट आ गया। व्हेन देयर आर एंकर्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन मतलब सेंट्रल बैंक इज टाइड टू द रूल, सेंट्रल बैंक विल नॉट लेट इन्फ्लेशन टू राइज। सो इसका मतलब यह है कि वर्कर्स को पता है पहले से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने वाला है। Due to anchored inflation expectations, central bank is tied to the rule, so workers know that inflation is not going to rise, so they will not demand higher wages. So they, without their demand of higher wages, prices will not rise. तो अनएम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़े बिना ही प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, सेक्रीफाइस रेशियो विल बी लो, कम होगी सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, ओके। देखो इसलिए मैं कहता हूं एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, एमसीक्यू आपके कंसेप्ट को चेक कर लेते हैं, कंसेप्चुअली आप कितने स्ट्रांग हैं। कंसेप्ट जरा सा गड़बड़ होगा तो एमसीक्यू में गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अच्छे होते हैं एमसीक्यू, कंसेप्ट आपको समझ में आता है क्या हो रहा है। अब कह रहा है इन द एडीएस मॉडल वन टाइम परमानेंट इंक्रीज मनी सप्लाई विल लीड टू, मैंने बताया ऊपर अभी तो आपको, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन एंड इन द मीडियम रन। देखो डायग्राम ये रहा ऊपर, ये रहा, कहां गया, ये रहा। अनएम्प्लॉयमेंट तो शॉर्ट रन में तो कम होगी, आउट बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन में कम नहीं होगी, लॉन्ग रन में आउटपुट वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, यही YN पे आ जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट रन में कम होगी, लॉन्ग रन में कम नहीं होगी, तो ये गलत है, मीडियम रन में कम नहीं होगी। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द शॉर्ट रन बट नॉट इन द मीडियम रन, नहीं ये तो कम बढ़ेगा ही नहीं। सी कह रहे डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द शॉर्ट रन बट नॉट इन द मीडियम रन, बिल्कुल सही है। शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा लेकिन मीडियम रन में वो कम नहीं होगा। ठीक है जी, राइट। तो डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट इन द शॉर्ट रन बट नॉट इन द मीडियम रन, मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता ही है सर, शॉर्ट रन में भी बढ़ता है, मीडियम रन में बढ़ता है, तो ये भी गलत है। आपने देखा, देखो यहाँ पे डायग्राम में, यही सेम डायग्राम है यहाँ पे, प्राइसेस शॉर्ट रन में भी बढ़े हैं, यहाँ से यहाँ तक आए हैं, मीडियम रन में भी बढ़े यहाँ से यहाँ तक आए हैं। ठीक है, प्राइसेस बढ़े हैं, इन्फ्लेशन तो शॉर्ट रन में भी आएगा, मीडियम में भी आएगा, तो यानी ये पॉइंट भी आपका सही नहीं है, डी भी सही नहीं है, ओनली सी इज द राइट आंसर। ठीक है, डायग्राम वही वाला बनेगा जो आपने पहले बनाया था, उसी को एक्सप्लेन करना है वापस, सेम। ओके, in the Fisher's two-period intertemporal model, let the income of the individual in period 1 y1 is इतना, y2 is इतना, interest इतना, what is maximum possible consumption। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, मुझे ध्यान है बच्चों ने मुझे बोला था बाहर आके कि सर ये क्वेश्चन चेक करो जरा, ये मिस्टेक है इसमें। मिस्टेक क्या है, देखो आप जानते हैं कि जो आपकी इंटरटेम्पोरल बजट लाइन वो क्या होती है, वो होती है 1 प्लस आर इंटू C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू Y1 प्लस Y2, या आप ऐसे भी कह सकते हैं C1 प्लस C2 अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 अपॉन 1 प्लस आर, वो आपकी चॉइस है, मैं अभी इसको कंसिडर करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं क्या,
मैक्सिमम पॉसिबल कंजम्पशन पीरियड 2, आप पीरियड 2 में मैक्सिमम कंजम्पशन चाहते हैं, कब होगा? जब 1 में कुछ कंज्यूम ही ना करो। तो यहाँ पे C2 क्या हो जाएगा? C2 मैं इसको यूज करता हूँ, C2 हो जाएगा C2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर y1 माइनस 1 प्लस आर C1 प्लस y2। तो फॉर मैक्सिमम C2 क्या होगा? C1 शुड बी 0। आप पीरियड 1 में कुछ भी कंज्यूम मत करो, जो कमा सब बचा लो। अब थ्योरेटिकली तो ये हम कह सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मगर थ्योरी की बात ही हो रही है अभी। तो C1 को 0 लूंगा तो C2 क्या आएगा? C2 आएगा 1 प्लस आर इंटू y1 प्लस y2। अब R है 5%, y1 है 20,000, y2 है 15,000, यानी 1.05 इंटू 20,000 प्लस 15,000। 20,000 का 5% होता है 1,000, 21,000 प्लस 15 36,000 होना चाहिए। यानी मैक्सिमम कंजम्पशन पीरियड में कितना होगा? 36,000 होगा। यहाँ पे 36,000 ऑप्शन में नहीं है, 35,000 है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा फिर लिखूंगा। करेक्ट आंसर इज 36,000 बट इट इज नॉट इन द अवेलेबल ऑप्शन, सो नियरेस्ट ऑप्शन इज 35,000। उसने किया क्या? इंटरेस्ट जोड़ना भूल गया। जिसने भी क्वेश्चन के ऑप्शंस बनाए इंटरेस्ट जोड़ना भूल गया, 20,000 और 15 को सीधा ऐड कर दिया। लेकिन 20,000 जो आपने फर्स्ट पीरियड में कमाया उसको इन्वेस्ट भी तो करोगे, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब क्यों बोले सर मैं इन्वेस्ट ना करूं? तो ये तो लॉजिक गलत हो गया ना। हम तो मानते हैं कि जो भी हम पैसा कमाएंगे अगर कंज्यूम नहीं करा तो सेव करके इन्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट उसमें मिलेगा ही। ठीक है, तो इंटरेस्ट को जोड़ना वो भूल गया है, इसलिए ऑप्शंस गलत दे रखे हैं। बट मैं कहूंगा, कैलकुलेशन दिखाऊंगा पहले करके अपनी, फिर बोलूंगा क्या, सिंस 36,000 इज not available in the options, nearest option is 35,000, so we are taking 35,000। ये रीजन है जी। ठीक है, अब वो बोलता है हाउ डज इंडेक्सेशन ऑफ वेजेस टू इन्फ्लेशन इंपैक्ट द शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है पाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा यूटी माइनस यूएन। आफ्टर इंडेक्सेशन, अगर इंडेक्सेशन है तो क्या हो जाएगा? आफ्टर इंडेक्सेशन इक्वेशन बिकम्स पाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस लैम्डा टाइम्स यूटी माइनस यूएन। यही हो जाएगी। लैम्डा क्या? लैम्डा लाई बिटवीन 0 to 1, यानी लैम्डा 0 से 1 के बीच में। अब इसका स्लोप क्या होता है? स्लोप है इसका, एब्सोल्यूट में अगर स्लोप देखूं तो स्लोप पहले था अल्फा और अब हो गया अल्फा बाय 1 माइनस लैम्डा। अगर लैम्डा 0 से 1 के बीच में कोई नंबर सोच लो, 0 से 1 के बीच में कोई भी, सपोज मैं 0.5 सोच लेता हूं, तो अगर मैं 0.5 लूंगा यहाँ पे तो 1 माइनस 0.5 हो जाएगा, लैम्डा अल्फा बाय 0.5 2 अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा और ये हो जाएगा 2 अल्फा। जस्ट एक एग्जांपल के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यानी ये 2 अल्फा बड़ा हो गया अल्फा से, स्लोप बड़ी हो गई। तो मैं क्या कहूंगा? स्लोप ऑफ फिलिप्स कर्व विदाउट इंडेक्सेशन इन एब्सोल्यूट टर्म्स इज अल्फा। स्लोप ऑफ फिलिप्स कर्व after indexation in absolute terms is alpha upon 1 minus lambda. Since lambda lie between 0 to 1, so alpha upon 1 minus lambda is bigger than alpha. That means slope increases after indexation, so Phillips curve becomes steeper. Slope बढ़ने से Phillips curve क्या होगी? Steeper हो जाएगी। Slope बढ़ने से curve steeper होती है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा मैथ्स है। ठीक है, फ्लैटर नहीं हो सकती, शिफ्ट नहीं हो सकती, वर्टिकल नहीं हो सकती, स्टीपर हो सकती है। वर्टिकल तब होती है जब आपका 100% इंडेक्सेशन हो जाए। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स हुए हैं। लैम्डा रिप्रेजेंट्स परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बीइंग इंडेक्स्ड, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 90%, 99%। अगर 100% हो गया तो फिर तो वर्टिकल हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी स्लोप फिर तो। लेकिन उसने ऐसा कहा नहीं है ना क्वेश्चन में, उसने ऐसा कहा नहीं है ना कि सारे इंडेक्स हो जाएंगे। तो इंडेक्सेशन से क्या होगा? कर्व स्टीपर होगी। वर्टिकल होना भी स्टीपर ही होना होता है। ठीक है, अब 10th देखो क्या कह रहा है, हाउ डज लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ट्रीट वेल्थ एक्यूमुलेशन। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस क्या कहती है भाई? वो कहती है कि आप बचपन में कुछ नहीं कमाते, बुढ़ापे में कुछ नहीं कमाते, बीच में जो आपका यंग एज पीरियड है उसमें आप पैसा कमाते हैं, और उसी पैसे को जो आपने कमाया अपनी यंग एज में उसको सेव करते हैं और बुढ़ापे में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी एज ऑफ अर्निंग ईयर्स में आप सेविंग करते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करते हैं, और रिटायरमेंट एज में क्या करते हैं? अपनी वेल्थ को कम करते हैं। जो आपने पैसा कमाया तो उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, वहां से वेल्थ फॉल करनी स्टार्ट करती है। तो कह रहे वेल्थ इज इररिलेवेंट टू कंजम्पशनिज्म। गलत बात भैया, ये कहाँ पढ़ा हमने? वेल्थ बहुत रिलेवेंट है। बी में कह रहे वेल्थ इज एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग वर्किंग ईयर्स एंड डीक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग
रिटायरमेंट। बिल्कुल सही कहा सर आपने, ये इसी को लिख देंगे हम लोग भाई। मोदी गिलानी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस यही कहती है, अकॉर्डिंग टू मोदी गिलानी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस अ वर्कर increases his wealth during his or her earning period, and he uses that accumulated wealth when he gets retired, he or she gets retired, जब रिटायर होगा तो उसको यूज करेगा। वेल्थ इज इवनली डिस्ट्रीब्यूट, वेल्थ नहीं कंजम्पशन को कोशिश करता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की, वेल्थ को नहीं कंजम्पशन को कोशिश करता है। वेल्थ इज ओनली एक्यूमुलेटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ लार्ज एक्सपेंसेस, नहीं सर वो तो लार्ज एक्सपेंसेस के लिए नहीं, वो तो अर्निंग पीरियड में वेल्थ को एक्यूमुलेट करता ही है। 11th में क्या कहता है, इन द ISLM फ्रेमवर्क एंड ओपन मार्केट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ओपन मार्केट परचेज होगा, ISLM का क्वेश्चन है, ओपन परचेज होगा, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेगी तो बदले में क्या देगी, मनी सप्लाई देगी। ये IS कर्व है सर, ये LM कर्व है। इनिशियली मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ पे 0.1 पे, आउटपुट है Y1, इंटरेस्ट रेट है I1। हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं आउटपुट, Y पे शो करते हैं इंटरेस्ट रेट। आउटपुट है Y1, इंटरेस्ट रेट है I1, ठीक है। तो व्हेन गवर्नमेंट when central bank buys securities, it pays with the money it has printed in return. So money supply in the economy increases. The increase in money supply shifts the LM curve leftwards from LM to LM1. Equilibrium in the economy moves from 0.1 to 0.2. Consequently, output rises from Y1 to Y2. इंटरेस्ट रेट फॉल्स फ्रॉम I1 टू I2। डायग्राम बना दिया, जस्टिफिकेशन दे दी, ऑप्शंस पढ़े नहीं, पढ़ लेते हैं। IS कर्व, वाह जी, मनी सप्लाई बढ़ने से IS कर्व शिफ्ट नहीं होती। LM कर्व टू राइट, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट रेजिंग आउट, बिल्कुल सही कहा सर हमने डायग्राम बना के बता दिया। LM का लेफ्ट नहीं राइट शिफ्ट होती है, IS कर्व तो शिफ्ट नहीं होती। कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो सबसे आसान यही था अभी तक का। ओके नेक्स्ट क्या है, इन द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस अ लॉटरी विन वन टाइम गेन। कुछ नहीं है लॉटरी विन, तो परमानेंट इनकम क्या कहती है, आप कंजम्पशन को परमानेंट इनकम के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। अगर मेरी परमानेंट इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन चेंज करूंगा, लॉटरी तो टेम्परेरी है, इसको तो मैं कुछ मानता ही नहीं लॉटरी को, तो क्योंकि ये आज मेरी लॉटरी लगी, हर साल तो लगेगी नहीं। तो लॉटरी के बढ़ने से हम अपना कंजम्पशन चेंज नहीं करते हैं। कब करते हैं, जब हमारी परमानेंट इनकम चेंज हो। तो देखते हैं क्या करें। लॉटरी विन परमानेंटली इंक्रीज कंजम्पशन, नो। हैव मिनिमल इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म कंजम्पशन, बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग टर्म कंजम्पशन का लॉटरी विन का उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हम कंजम्पशन को रिलेट करते हैं परमानेंट इनकम से। कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम, YP। एलिमिनेट नीड प्रैक्टिकली तो सही है, लॉटरी लग जाएगी किसी की तो सेविंग क्यों करेगा फिर, लेकिन थ्योरी में हमने ऐसा पढ़ा नहीं है, इसलिए इसको रॉन्ग मार्क करते हैं। शिफ्ट कंजम्पशन डाउनवर्ड, ये भी नहीं होता, डाउनवर्ड नहीं होता, कंजम्पशन चेंज ही नहीं होता। परमानेंट इनकम, मिल्टन फ्रीडमैन्स परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस states that consumption is a function of permanent income, ठीक है, it is not a function of transitory income. Lottery win is a transitory income. If there is any change in transitory income without any change in permanent income, consumption will not change. There will be no effect on the consumption. So B, minimum हम कहते हैं नो इफेक्ट पड़ा है, ये मिनिमम कह रहा है, तो ये नियरेस्ट है, तो यही सही है। ओके जी। 13th, Simon Kuznets स्टडी ऑफ कंजम्पशन बिहेवियर डिड नॉट पॉइंट आउट द फॉलोइंग। क्या नहीं बताया उसने, APC इज इक्वल टू MPC इन लॉन्ग रन, ये बताया उसने, ये तो बताई ही बात है, मगर वो कह रहा है डिड नॉट पॉइंट आउट, तो ये आंसर इसलिए नहीं है। बताया तो ये है, ये बताया तो, मगर ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कौन पॉइंट आउट नहीं हो रहा। C/Y वॉज बिलो लॉन्ग रन एवरेज ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम में इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता, तो ये बात भी सही है, मगर ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि उसको कह रहा है क्या बात नहीं बताई उसने, तो बताई थी उसने, तो इसलिए आंसर नहीं। C/Y वाज अबव एवरेज ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लम्प। स्लम्प में क्या होता है, इनकम कम होती है, कंजम्पशन नहीं कम होता। जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है तो लोगों की कमाई तो कम हो जाती है, खर्चे कम नहीं होते, तो यानी उस समय क्या होता है, एवरेज कंजम्पशन ज्यादा होती है। तो यानी ये बात भी सही है, मगर ये भी मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर नहीं है ये, तो लास्ट अपने आप हो गया बाय डिफॉल्ट। एसेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर आल्सो डिटरमिनेंट ऑफ कंजम्पशन, ये बिल्कुल सही है, ये मेरा आंसर है, क्योंकि ये कुजनेट्स ने नहीं बताया, बाद में बताया मोदी गिलानी ने, कि भाई
वेल्थ को देख के लोग कंजम्पशन को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। फ्रीडमैन ने की बात भी इसको आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसका जो यूज है मोदी गिलानी ने किया कि लोग कंजम्पशन को अपनी वेल्थ के साथ, एसेट्स के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये कुजनेट्स ने नहीं बताया था, मोदी गिलानी ने बताया था, इसलिए डी इज राइट आंसर। 14th, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ एफिशिएंसी वेज थ्योरी। एफिशिएंसी वेज में क्या होता है? एफिशिएंसी वेज में ये होता है कि फर्म्स जो होती हैं वर्कर को मार्केट क्लियरिंग वेज से ज्यादा वेज पे करती हैं, मार्केट क्लियरिंग वेज से ज्यादा वेज ऑफर करती हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि उनको ज्यादा एफिशिएंट, उनके मतलब ऑफिस के बाहर लग जाएगी कतार, हमको रख लो अपने पास काम पे, सब उनके पास काम करना चाहेंगे जो ज्यादा वेज दे रहे हैं आप। तो अब वो सिलेक्ट कर सकते हैं किनको रखना है, तो ज्यादा एफिशिएंट वर्कर्स को अपने पास काम पे रखेंगे वो। खैर पढ़ते हैं ऑप्शंस क्या है। द लेबर मार्केट ऑलवेज क्लियर एट इक्विलिब्रियम, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये तो लेबर मार्केट क्लियरिंग वेज से ज्यादा वेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट क्लियरिंग तो होगी नहीं। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कैन परसिस्ट इवन इन इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही बात है सर। अब ये क्यों होगा? देखो, जब फर्म्स जो हैं वो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम वेज से ज्यादा वेज ऑफर कर रही हैं, ऐसे में लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी, ज्यादा वर्कर्स काम करने के लिए आ जाएंगे, मगर वो तो सिलेक्टेड वर्कर्स को ही रखेंगे। तो कुछ वर्कर्स ऐसे होंगे जो इस वेज पे जो वो ऑफर कर रहे हैं काम करना चाहेंगे, मगर उनको वक्त मिलेगा नहीं, तो वो क्या है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी वहां पे। तो बात सही है। वेज फ्लेक्सिबिलिटी एलिमिनेट्स अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं सर, अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगी वहां पे। फर्म्स विल ऑलवेज पे आइडेंटिकल वेजेस अक्रॉस सेक्टर्स, नहीं सर, ये तो एफिशिएंसी वेज का मतलब ही यही है कि आप कुछ वर्कर्स को ज्यादा वेज दे रहे हैं। तो बी इज द राइट आंसर। कहेंगे क्या इसका लॉजिक क्या है? Due to efficiency wage, firm will offer higher wages than market clearing wages. Due to this, labor supply will increase and it will be in excess of labor demand. The difference between labor supply and labor demand will create involuntary unemployment at the equilibrium. Okay, last 15th. According to policy ineffectiveness proposition by Sargent and Wallace, a predictable increase in money supply. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे अगर थ्योरी क्वेश्चन आएगा ना तो ज्यादातर बच्चे आंसर गलत लिख के आने वाले हैं, पढ़ते नहीं है। देखो ये नहीं कह रहा आप नहीं पढ़ रहे, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, वो फटाफट से बस कहीं से नोट्स ले लिए, कुछ कर लिया, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू है, चलो 2 नंबर का है, आपने सही किया गलत किया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5, 7 नंबर, 8 नंबर का थ्योरी में आ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से वो क्या कह रहा है। ये प्रेडिक्टेबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्जेंट वॉलेस का कहना है कि अगर मनी सप्लाई प्रेडिक्टेबल होगी, क्या होगी? प्रेडिक्टेबल, तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में भी नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं ना शॉर्ट टर्म में, हमने अभी पढ़ा था क्या, अभी ऊपर जो मैंने डायग्राम बनाया था, देखो आपको दिखाता हूं, कहां गया डायग्राम, एएसएडी वाला, ये रहा, शॉर्ट टर्म में आउटपुट बढ़ा था, है ना। सार्जेंट वेलिस का कहना है कि अगर मनी सप्लाई में चेंज, आने वाला चेंज प्रेडिक्टेबल है, तो शॉर्ट टर्म में भी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, लॉन्ग रन में तो आएगा ही नहीं। सिर्फ तब चेंज आएगा अगर जो मनी सप्लाई में चेंज आ रहा है वो अनएंटिसिपेटेड है, जिसको आप पहले से पता नहीं लगा पा रहे, सिर्फ तब फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो अ प्रेडिक्टेबल इंक्रीज इन मनी सप्लाई रेजेस आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट परमानेंटली, वो तो कह रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर प्रेडिक्टेबल है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, हैज नो इफेक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन लॉन्ग, ये बात सही, लेकिन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट ये है कि हैज नो इफेक्ट इवन इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको अभी रख रहा हूं, ना हाँ बोल रहा हूं ना बोल रहा हूं, ठीक है। आगे पढ़ता हूं। अफेक्ट्स रियल वेजेस ओनली इफ इट इज अनएंटिसिपेटेड, बिल्कुल सही बात है, यही कहा उसने कि अगर अनएंटिसिपेटेड, अचानक से आप मनी सप्लाई में चेंज ले आए, वर्कर्स को पहले से अंदाजा ना हो, तो फर्क पड़ेगा आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, रियल वेजेस पे, ठीक है। तो रियल वेरिएबल से फर्क तभी पड़ेगा अगर अनएंटिसिपेटेड है, तो सी इज द राइट आंसर। बी तो मैं इसलिए ना राइट बोल रहा हूं ना रॉन्ग बोल रहा हूं, क्योंकि इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। यहां होना चाहिए हैज नो रियल इफेक्ट ऑन आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इवन इन द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, ठीक है। तो इसलिए वो मैं इसको छोड़ रहा हूं। ऑलवेज लीड टू हायर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं सर ये नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रेडिक्टेबल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर अनएंटिसिपेटेड है सिर्फ तब फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया जी 15th क्वेश्चन डन, सेक्शन ए खत्म, सेक्शन बी आगे से स्टार्ट होगा। तो ये हमने कर लिए एमसीक्यूज के क्वेश्चंस।
देखो एमसीक्यू में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत, जैसे ये क्वेश्चन लास्ट वाला जो है एमसीक्यू में आ गया, अगर ये क्वेश्चन भाई साहब थ्योरी में आ गया लिखने के लिए, तो मैं बता रहा हूँ वो बच्चे जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं और फटाफट 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 नोट्स बना के कहीं से नोट्स बोरो करके पढ़ते हैं, वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, छोड़ के आ जाएंगे। तो थॉरली पढ़ना जरूरी है, थॉरली पढ़िए, ठीक है, तभी इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि वरना सबके दिमाग में फिट है मनी सप्लाई की आपने पढ़ रखी है कि न्यूट्रलिटी पढ़ी है आपने, मनी सप्लाई बढ़ने से फर्क पड़ने वाला ही नहीं है कुछ भी, है ना। लेकिन वो प्रिडिक्टेबिलिटी थ्योरी जो है वो आपको तभी ध्यान रहेगी जब आपने कंसेप्ट को ठीक से पढ़ा होगा, वरना ध्यान नहीं रहेगी। तो ये हो गया जी आपका टॉपिक कंप्लीट, होपफुली आप लोग समझ गए हैं। फिर भी कोई क्वेरी अगर आपको हो तो डाउट सेशन में आके मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा, राइट। ओके, थैंक यू, गुड बाय।